नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल को स्टार्ट करने से पहले हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की यदि बात करेंगे तो इसमें 7वें मंडल तक जो है पढ़ चुके थे, और बाकी के जो बचे हुए इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है आगे की हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो आप सब लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहेगा। तो अब ये तो आज का हमारा टॉपिक हो जाता है, लेकिन कल का हम टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसके बारे में बात की गई है? हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिनको खिल कहा जाता था। यानी जो हाथ से लिखी गई रचनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 8वें मंडल में, जिनको खिल कहा जाता है। क्या खिल जो है कहा जाता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। यानी जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है इसमें सोम देवता के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में? सोम देवता के बारे में। अब आते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जाति व्यवस्था यहाँ पे 4 प्रकार की थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका काम क्या था? ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा देना, यहाँ पर क्षत्रियों का काम रक्षा करना, वैश्य का काम व्यापार करना, और शूद्र ये हाथ के कारीगर होते थे। अब जो इनके ये कर्तव्य कहाँ पे बताए गए हैं? धर्म सूत्र में बताए गए हैं। तो अभी तक जो है हम ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं। तो पूर्व वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी ये कैसी थी? कर्म आधारित थी। मतलब अगर कोई भी इन चारों वर्णों में से अगर शिक्षा का काम करेगा, शिक्षा देने का, तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे कर्म केंद्रित थी। लेकिन यही जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल आते आते जो है जन्म आधारित हो जाएगी। यानी अगर कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा होगा तो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय के घर में पैदा होगा क्षत्रिय, और वैश्य के घर में वैश्य, और शूद्र के घर में शूद्र। और यही जो है प्रक्रिया आज के समय में वर्तमान समय में चलती आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कर्म आधारित थी, ये अभी मैंने आपको बताया है। साथ ही जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है ये पुरुष सूक्त में मिलता है इसका वर्णन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको 10वां मंडल भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पुरूरवा और उर्वशी का जो संवाद का वर्णन मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है? पुरूरवा एक राजा था और उर्वशी जो एक अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा थी। तो इनकी ये कहानी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता रखना है। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे ऋग्वेद की शुरुआत पूर्व वैदिक काल में हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक जो है ये समाप्त हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी ये पूर्व वैदिक काल में हुई थी, लेकिन इसका जो अंत हुआ था या समाप्त हुआ था ये, तो ये पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल तक जो है समाप्त हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारा जो है पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल जो है समाप्त हो चुका है। अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के समय की अभी बात की जाए तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहा था। इस काल में हम 3 वेदों को पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 वेद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को जो है पढ़ेंगे। तो ये है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। किस काल में पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल में। साथ ही इस काल में जो है वेद त्रय या त्रय की रचना हुई थी। तो वेद त्रय में कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ऋग्वेद की जो शुरुआत हुई थी ऋग्वैदिक काल में हुई थी, लेकिन ये समाप्त कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल तक। तो इसलिए वेद त्रय में आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों ये तो हो गया, आप सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे सामवेद। सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित वेद है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा वेद ऐसा है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद है। साथ ही संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सामवेद में मिलता है। कौन कौन से स्वर? सारे गामा पा धा नी सा, ये जितने भी स्वर हैं
इनके स्वर का जो उल्लेख है सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है, इसीलिए इसको संगीत का जनक कहा जाता है। अब आते हैं सामवेद को जो पढ़ने वाला होता था, यानी जो सामवेद है इसको जो पढ़ने वाला होता था उसको उद्गाता कहा गया है। जिस प्रकार हमने कल की क्लास में जाना था, ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो होता था उसको क्या कहा गया था, होत्र यानी होता कहा गया था। उसी प्रकार सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा गया है। इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। क्या है, गंधर्व वेद। जिस प्रकार का ऋग्वेद का था आयुर्वेद, इसका है गंधर्व वेद। तो ये हमारा समाप्त हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों यजुर्वेद। तो दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं केवल हम उन्हीं को जो है पॉइंटों को लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। तो ये केवल मैं उनको समझा दूंगा, थ्योरी में हम नहीं लिखेंगे उनको। आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद की यदि बात करते हैं तो ये जो है कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा दो शाखाओं में बांटा हुआ था। तो ये क्वेश्चन बना है कि कौन सा वेद जो है दो शाखाओं से मिलकर बना था, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा, तो यजुर्वेद बना था। तो ये आपको अच्छे से पता है। साथ ही गद्य पद्य दोनों में कौन सा वेद है जो कि चंपू काव्य का उदाहरण है, सीधी सी बात है यजुर्वेद है। और साथ ही जो बलि देने की प्रक्रिया है, बलि देने के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, यजुर्वेद से। यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, यजुर्वेद से। यानी हिंदू धर्म में आपने देखा होगा पूजा पाठ के दौरान जो है जो यज्ञ कर्म कांड किए जाते हैं, इनका वर्णन कहाँ पर है, यजुर्वेद में। साथ ही यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धव्यु कहा गया है। क्या दोस्तों, अर्धव्यु कहा गया है। इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। याद रखेंगे दोस्तों, क्या है, धनुर्वेद। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। तो सामवेद भी कंप्लीट हो चुका है, यजुर्वेद भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अथर्ववेद के बारे में, जो कि चौथा वेद है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद की यदि बात करेंगे तो ये जो है सबसे नया वेद है, सबसे लोकप्रिय वेद है, और साथ ही इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तीनों प्रकार से क्वेश्चन बना है। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे लोकप्रिय अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय हो गया। ब्रह्मवेद किसको कहा जाता है, अथर्ववेद को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सभी के जो बारे में, भूत पिशाच हैं, जादू टोना है, वशीकरण, तो इन सभी के बारे में जो जानकारी मिलती है किस वेद से मिलती है, अथर्ववेद के बारे में जो है जानकारी मिलती है यहाँ से। साथ ही कन्या जन्म पर निंदा की गई, यानी बेटी के जन्म होने पर जो है, पैदा होने पर जो है किस वेद में निंदा की गई है, तो अथर्ववेद में। साथ ही जो इसको पढ़ने वाला होता था उसको क्या, ब्रह्मा कहा गया है। क्या, ब्रह्मा। इसका उपवेद शिल्पवेद है, लेकिन सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए इसका उपवेद क्या है अथर्ववेद का, तो आयुर्वेद है। याद रखेंगे दोस्तों, क्या है, आयुर्वेद। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद में जो है सभा और समैति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। यानी सभा और समैति जो हैं इनको प्रजापति की पुत्रियाँ कहाँ पे कहा गया, अथर्ववेद में। कहाँ पे, अथर्ववेद में। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ब्राह्मण ग्रंथों की यदि बात करेंगे तो वेदों का जो सरल भाषा में रूपांतरण किया गया था उन्हीं को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। टीका का अर्थ है किसी का सरल भाषा में या विस्तार या व्याख्या करना, जो है क्या, टीका कहलाता है। तो आपको समझ आया होगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कि वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अब ये चार वेद हैं, चारों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, यानी चारों को जब आसान भाषा में लिखा गया था तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से कहलाए थे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय और कौशिक की, ये दोनों हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचवेद, षड्वेद, जैमिनी और अर्षे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऐत्रेय और गोपत और तैत्रेय, ये पूछे गए हैं यहाँ से। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण शाखा का है तैत्रेय, शुक्ल शाखा का है सतपथ। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। कौन सा दोस्तों, गोपथ। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आपको ये ब्राह्मण ग्रंथ भी याद हो गए होंगे। कल के क्लास में आपने उपनिषद याद कर लिए थे, और आज ही की क्लास में जो है चारों वेद भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है और इनका एक बार घर जाकर आपको रिवीजन करना है, ताकि ये आप सभी को हाथों हाथ याद हो जाएं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।